नेपाली मन हो एक सेकंड, कोई नेपाल से आलाई हुई, कोई भूटान से आलाई हुई। एक ऐसा बयान और रातों रात हेडलाइन सुर्खियों में आने वाले आजाद अंसारी जी हमारे बीच में है। ऐसा तो नहीं है कि आप एक समुदाय को ही टारगेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नेपाली लोगों को ही आप बाहर विदेशी बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं खुद मुस्लिम हूँ, मेरी माँ खुद नेपाली है। जो सिर्फ उस क्लिप को देखकर मुझको जज कर रहे हैं कि मैं नेपाली विरोधी हूँ, तो मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा जे सिर्फ उस क्लिप को देख के जज मत कीजिए, पूरा वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखिए। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बीते दिन का जो आपका एक बयान आया हुआ था कि नेपाली लोग हो सकते हैं नेपाल से आए हुए हैं या मुस्लिम लोग हो सकते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से, तो इतना बड़ा बयान आपने ऐसा बयान देने का वजह क्या है? क्या कौन सा राजनीति आप चल रहे हैं? सबसे पहले तो नमस्कार आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, और साथ ही साथ डुअर्स में रहने वाले सभी संप्रदाय के लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार जोहार जनाते हुए, मैं भी देख रहा हूँ 2 दिन पहले भगतपुर के एक मेला मीटिंग करते हुए मैंने एक वक्तव्य रखा था, जिसका उद्देश्य एक एसआईआर के संबंध में मैंने बोला था कि जिस समय जब एसआईआर जब पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, तो उसका उद्देश्य जो उस समय बताया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हो या बीजेपी के नेताओं के द्वारा हो, कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत सारे लोग रह रहे हैं, इनको एसआईआर के माध्यम से बंगाल से बाहर किया जाएगा, क्योंकि दूसरे देश के लोगों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोग भी सोचे अच्छा चीज़ है कि हमारा देश में बाहर का आदमी आके क्यों रहेगा और यहाँ का सुख सुविधा वो लोग क्यों पाएगा। लेकिन वास्तव में जब एसआईआर का प्रक्रिया शुरू हुआ, तो हम लोगों ने देखा जो सभी जाति, सिर्फ मुस्लिम नहीं, सभी जाति के लोगों को एसआईआर के लाइन में लगना पड़ा, जिसमें आदिवासी समाज के लोग भी लाइन में लगे, बिहारी समाज के लोग भी लाइन में लगे, नेपाली समाज के भी लोग लाइन में लगे। तो मैंने उस संदर्भ में एक चीज़ कहा था कि एसआईआर के उद्देश्य के हिसाब से जो चीज़ बताया गया था कि अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या ही अगर खोजना एसआईआर का उद्देश्य है, तो फिर आदिवासी आदमियों को क्यों यहाँ लाइन में लगना पड़ा। इसका कहने का तात्पर्य ये था कि मुस्लिम को बीजेपी पार्टी एक डाउटफुल नज़र से देखती है। इसका वजह यह है कि मुसलमानों का हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत सारा देश है, तो उनके मन में हमेशा एक शंका रहता है कि मुसलमान हो सकता है बांग्लादेश से आया होगा, मुसलमान हो सकता है पाकिस्तान से आया होगा, या रोहिंग्या आया होगा, ईरान है, इराक है, बहुत सारे देश है। उसी संदर्भ में मैंने एक चीज़ कहा था कि मुसलमान हो सकता है जो पाकिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, नेपालियों का भी एक देश नेपाल जैसे हम लोग जानते हैं, भूटान हम लोग जानते हैं, तो हो सकता है नेपाली नेपाल से आया हो ये आप लोग को डाउट लग रहा हो, या भूटान से आया हो ये आप लोगों को डाउट भी लग रहा हो, इसलिए आप लोगों ने नेपाली और मुस्लिमों को लाइन में लगाया, सो ठीक है। लेकिन ये आदिवासी जो समाज के लोग हैं, इनका तो भारतवर्ष के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है जो आप लोग इनको भी वो लाइन में लगाएं। इस संदर्भ में मैंने ये चीज़ कहा था। लेकिन आप, जैसे आपका नाम आज़ाद अंसारी से हम जानते हैं कि आप खुद एक मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन आज आपने मुस्लिम समुदाय को है टारगेट करके कि वो लोग पाकिस्तान से आए होंगे, बांग्लादेश से आए होंगे, इस प्रकार का जो चल रहा है। और नेपाली लोगों का तो और ज़्यादा, नेपाल से आए हैं, भूटान से आए, तो ये ट्रेंडिंग में चल रहा है हाल फिलहाल में। ट्रेंडिंग में चल नहीं रहा है। मेरे जो बात मैंने उस मीटिंग के दरमियान कही, उस बात का तात्पर्य समझना पड़ेगा। अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या खोजना ही अगर एसआईआर का मकसद है, तो इन सभी जाति के लोगों को किस बेस पे आपने लाइन में लगाया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक समुदाय को ही टारगेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप नेपाली लोगों को ही आप बाहर विदेशी बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं खुद मुस्लिम हूँ, और एसआईआर का उद्देश्य जो समझ में आ रहा है कि मुसलमान ही तो बांग्लादेश, रोहिंग्या और पूरा भारतवर्ष में एक माहौल बना है कि जहाँ जहाँ एसआईआर हो रहा है, वहाँ हर बीजेपी के नेताओं के मुख में आप सुनिएगा कि बांग्लादेशी मुसलमान, दूसरा कोई जाति को आइडेंटिफाइड नहीं कर रहा है। तो मैंने तो अपने जाति के बारे में भी कहा है कि हो सकता है, हमको प्रमाण देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बहुत सारा देश है, सही में हम इंडिया में जन्मे हैं, तो सही में हमारे माँ बाप इंडियन है, तो इसका प्रमाण हमको देना पड़ेगा। लेकिन आदिवासी को क्यों प्रमाण देना पड़ेगा, ये चीज़ मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी के, अगर आदिवासी का और कोई, जैसे मुस्लिम और नेपाली के बारे में मैंने बोला, अगर आदिवासी का भी अगर कोई और देश रहता तो जरूर उनके बारे में भी मैं बोलता, लेकिन वो लोग तो बाय बर्थ मूल निवासी है। तो एसआईआर के लाइन में जब हमने मूल निवासियों को उस लाइन में खड़ा देखा तो मुझको तकलीफ हुआ। मतलब कि आदिवासी अगर डुअर्स के नहीं है तब भी तो भारत के हैं, भारत के, छत्तीसगढ़, कहीं ना कहीं आदिवासी कहाँ से आया? छत्तीसगढ़, झारखंड, जो पहले बिहारी था, झारखंड, उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश,
तो जितने भी राज्य से आए हैं उनको लाया गया है, जो कि भारतवर्ष के अंदर के ही राज्य है। इस संदर्भ में मैंने ये बात कहा था। और बीजेपी वाले उस क्लिप को पूरा नहीं चलाकर ये जो लाइन है एक, जो हो सकता है मैंने बोला है, आया ही है, ये बात किंतु मैंने नहीं कही है। मैंने कहा हो सकता है, तो सिर्फ हो सकता है नेपाल से या भूटान से आया होगा, क्वेश्चन मार्क है यहाँ। और ये क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के वजह से ही लगा है, हम लोग के वजह से नहीं लगा है। अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या खोजना अगर मकसद था तो इन जातियों को तो नोटिस आना ही नहीं चाहिए था, तो सिर्फ उस पूरे वीडियो को प्रचार नहीं करके, पूरा वीडियो को शेयर नहीं करके, उसमें से एडिट करके सिर्फ ये एक लाइन को शेयर किया जा रहा है और मुझको नेपाली विरोधी बनाने का चेष्टा किया जा रहा है। तो मैं आज आपके पास नहीं आता, क्योंकि मेरा राजनीतिक कैरियर में लगभग 18-19 साल हो गया और मैं चाय बागान क्षेत्र से ही राजनीति करके ही आया हूँ और इसी क्षेत्र से ही मैंने जो भी अपने जीवन में पहचान बनाई है, इस चाय बागान क्षेत्र से ही मैं राजनीति करके आज इस जगह में पहुँचा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी जाति को, किसी समाज को, के भावनाओं को मैंने ठेस पहुँचाने का उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि एसआईआर के नाम पे जो नेपाली समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को, बिहारी समाज के लोगों को और समस्त मुस्लिम समाज के लोगों को, जो आज तुम बंगाल के नागरिक हो या नहीं, तुम बंगाल के वोटर हो या नहीं, ये जो हैरेसमेंट का जो एक दौर चल रहा है, आज बीजेपी जिम्मा लेगी। नेपालियों का भी तो लाखों लाख नाम एसआईआर के लिस्ट में डिलीट में है, एड जुडिडिक्शन में है। बीजेपी का कोई नेता आज तक आपने एक बयान देखा है जो एसआईआर में नेपालियों को क्यों लाइन में लगाया जा रहा है बोलते हुए? नहीं सुना होगा। लेकिन राजू बिष्टा जी ने कहा था कि उनका नेपाली लोगों का नाम नहीं कटेगा कहीं से भी। देखिए, राजू बिष्टा जी ने तो बहुत कुछ भी कहा था। राजू बिष्टा जी ने तो ये भी कहा था कि ये सिर्फ जिहादियों के लिए है, ये सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए है, ये सिर्फ एसआईआर सिर्फ रोहिंग्याओं के लिए है, भारतवर्ष से निकालने के लिए। तो आज दार्जिलिंग, जहाँ से वो सांसद है, आज उस दार्जिलिंग जिला में 80,000 गोरखाओं का नाम एसआईआर के लिस्ट में डिलीटेड और एड जुडिडिक्शन में। कल के दिन में मान लीजिए अगर उनका नाम नहीं आया तो क्या तगमा लगेगा, तब क्या होगा उनका भविष्य। साथ साथ जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, जो नेपाली समाज से मेरा क्या नाता और रिश्ता है, उनको मैं बताना चाहूँगा। आज मेरी माँ खुद नेपाली है, क्षेत्री, भगतपुर चाय बागान का निवासी है, लीला छेत्री उनका नाम है और मेरे नाना जी का नाम स्वर्गीय बिरखा बहादुर छेत्री है। आज कैसे ये लोग सोच सकता है कि जिसके शरीर में नेपाली का खून दौड़ रहा है वो नेपाली विरोधी हो सकता है? कैसे ये लोग सोच सकता है? तो तकलीफ उस चीज़ का है, अभी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जो आप अगर सही बात, जायज़ बात अगर आप बोलते हैं तो उसको जाति धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है, जाति और धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। आज इस हिंदुस्तान को बनाने में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का योगदान है, लेकिन देश का माहौल ऐसा हो रहा है, बीजेपी एक ऐसा इतिहास भारतवर्ष को पढ़ाना चाह रही है जो इतिहास किंतु भारतवर्ष का नहीं है। और एसआईआर हो, इससे तकलीफ नहीं है। इससे पहले भी 2002 में एसआईआर हुआ, उस समय में इस तरीके से लोगों को किंतु परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा था। आज 3 महीना के भीतर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और बीजेपी को क्या इतना जल्दबाजी था, ये 3 महीना के अंदर में उनको एसआईआर करना ही पड़ेगा? क्या प्रमाण करना चाह रहे हैं? मेरे द्वारा कहे गए बातों का तात्पर्य समझना पड़ेगा लोगों को। और मैं बार बार कह रहा हूं, आज भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज भी मैं कहना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक मुखौटा है और ये एसआईआर किंतु पूरी बीजेपी करवा रही है। लेकिन देखिए, कल के बीते दिन के जो आपका जो बयान था, उससे तो नेपाली समुदाय में, गोरखाओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि आप खुद भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इससे तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं हानि हो सकती है, ऐसा लगता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइन में जो लगा है
तकलीफ उनको पता है। कोई आके बीजेपी का एक नेता बोल दे जे एसआईआर के लाइन में एक भी नेपाली कम्युनिटी के आदमी को नोटिस नहीं आया है। 28 तारीख जो फाइनल लिस्ट निकला है उसमें एक भी नेपाली कम्युनिटी के लोगों का नाम डिलीट नहीं हुआ है, एक भी नेपाली कम्युनिटी का नाम एड जुडिडिक्शन में नहीं है। या फिर आके इतना ही बोल दे जे एक भी नेपाली कम्युनिटी का नाम इस वोटर लिस्ट से बात नहीं जाएगा, उनको 2026 में वोट देने का अधिकार मिलेगा। एक भी आदमी बोल दे, नहीं बोल पाएंगे। यहाँ मैं जाति धर्म का राजनीति इंडिविजुअल मैं नहीं करना चाहता हूँ, और हमारी पार्टी भी जहाँ तक आप लोग को पता है जाति धर्म के नाम में किंतु हम लोग वोट नहीं मांगते हैं। मेरा बोलने का सिंपल एक ही तात्पर्य है कि जिनको लाइन में लगना पड़ा, क्यों लगना पड़ा? अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या ही खोजना अगर मकसद है एसआईआर का, जैसा कि बीजेपी के नेता लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोग एसआईआर करने के पीछे में अपना मकसद बता रहे थे, तो इन सभी जातियों को लाइन में क्यों लगना पड़ा? इसका जवाब तो बीजेपी से मांगना चाहिए था। नेपाली कम्युनिटी के लोगों को, नेपाली कम्युनिटी के लोगों को बीजेपी से मांगना चाहिए था। आज राजनीति करना ही अगर रहता तो हम लोग भी धर्म के नाम में वोट मांगते, लेकिन आप तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता का प्रचार में एक भी बयान जाति और धर्म के आधार पर मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा, और बीजेपी का एक भी नेता का बयान बिना जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगते हुए आपको नहीं मिलेगा। हम एक आखिरी सवाल पे आते हैं। इस समय जो अभी का जो माहौल देखते हुए आपको क्या लगता है, इस बार बीजेपी सरकार या तृणमूल सरकार? क्योंकि माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, माहौल 50-50 नज़र आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2021 में भी माहौल इससे ज़्यादा गर्म था, है ना? फिर भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार 2016 से ज़्यादा वोट लेकर 2021 में पश्चिम बंगाल में तीसरी बार के लिए टीएमसी सरकार गठन हुआ। 2026 में मैं फिर से कह रहा हूँ, 2026 में भी 2021 के तुलना में ज़्यादा सीट लेकर चौथी बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, जनता अगर वोट देती है तृणमूल कांग्रेस तो क्यों देगी? जनता तृणमूल कांग्रेस को क्यों चुना जाए? पिछले 15 साल से तो चुन के रखी है, तो अभी फिर से तृणमूल कांग्रेस को ही क्यों चुनना जरूरी है? बीजेपी सरकार आएगी तो क्या पता कुछ बदलाव हो जाए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ही क्यों वोट दे आपको? देखिए, यहाँ के लोगों ने कांग्रेस का सरकार भी देखा है, वामफ्रंट का सरकार भी देखा है, और देश में बीजेपी की सरकार भी हम लोग देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग भी देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ राज्य में बीजेपी की सरकार है वहाँ के लोगों का अवस्था, वहाँ के लोगों का दैनिक जीवन में किस प्रकार का कष्ट का उनको सामना करना पड़ रहा है, ये किंतु भली भांति साधारण लोग, पश्चिम बंगाल के लोग जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो भारतवर्ष का डिफिनेशन है, जो विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही भारतवर्ष की परिभाषा है। और बंगाल, पूरे भारतवर्ष में बंगाल एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा के लोग, विभिन्न समुदाय के लोग आपस में किंतु मिलजुल के रहते हैं। और पश्चिम बंगाल के लोग धर्म की राजनीति, जात की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हमारा भरोसा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम विभिन्न क्षेत्रों में विगत 15 सालों में तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, लोग अवश्य इस बार और फिर से तृणमूल कांग्रेस को ही मौका देंगे। देखिए, पिछले दिनों में आपके ही मुंह से सुनने के लिए मिला था आसाम के जो चाय बागान के जो वर्कर है उनके हाजिरी के बारे में, क्योंकि आप चाय बागान तृणमूल चाय श्रमिक यूनियन के सभापति भी है नागराडा के, तो वहाँ के चाय बागानों की जो हाजिरी को लेकर आपका बयान था। अभी तो हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि असम में 280 रुपये हाजिरी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बंगाल में तो अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देखिए, मैंने कहा था, जिस दिन भी मैंने कहा, 2 दिन पहले मैंने ये बात कही थी, उस दिन का आप हाजिरा उठा के देख लीजिए आसाम का। मैंने उस दिन के संदर्भ में कहा था कि बीजेपी सरकार कहती है जब बंगाल में अगर हम आएंगे तो 350 रुपया बंगाल के चाय श्रमिकों को हम लोग हाजिरा करके देंगे। यहाँ आएंगे तो देंगे, लेकिन सवाल तो उठेगा ना, जहाँ नहीं है वहाँ आप देना चाह रहे हैं। जहाँ आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, वहाँ आज तक भी 232 बराक भेली के साइड में और 250 रुपया ब्रह्मपुत्र भेली के साइड में आज तक भी हाजिरा है। हाँ, घोषणा हुआ है 1 अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा। और मैं आपको
आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जे चौथी बार जैसे ही तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, उसके 1 महीना के अंतराल में पश्चिम बंगाल में चाय बागान के मजदूरों का हाजिरा 300 रुपया होगा। ये आप लिख के रखिए, क्योंकि हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है। हम लोग जो कर सकते हैं, जो कर सकेंगे, वही हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमको कहने के बाद में उन बातों पे खड़ा उतरना रहता है। और जिनको सिर्फ कहना है 15 लाख की तरह, जिनको सिर्फ कहना है 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, जिनको सिर्फ कहना है, देना नहीं है, वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। तो यही फ़र्क है तृणमूल कांग्रेस में और यही फ़र्क है बीजेपी में। हाँ, अगर आज आसाम में 350 हाजिरा अगर बीजेपी कर देती तो हम लोग को भी लगता जब बंगाल में शायद बीजेपी आ जाएगी तो 350 करेगी। आसाम में तो 280 किया, और हमारा मैनिफेस्टो में है चाय बागान के लिए, जे सरकार बनने के 1 महीना के अंतराल में चाय बागान के मजदूरों का मजदूरी वृद्धि करके 300 रुपया किया जाएगा। तो ये तो क्लियर चीज़ है। अच्छा, आप लोग 300 रुपये 250 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस लागू क्यों नहीं कर रहे? मिनिमम वेजेस भी तो एक कानून है। अगर मिनिमम वेजेस चाय बागानों में लगता है तो सभी के लिए अच्छा होता, सभी परिवार के लिए, लेकिन मिनिमम वेजेस नहीं लागू करके कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं आप लोग। देखिए, चाय बागान का जो सेक्टर है, मैं बार बार बोलता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ के मैं 2 बात बोलना चाहूँगा चाय बागान को लेकर। चाय बागान एक ऐसा सेक्टर है, देश में रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय अगर कोई इंडस्ट्री अगर देता है तो वो चाय बागान है। और इसका मार्केट नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मार्केट है चाय बागान का। चाय बागान से रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट भी लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेता है। आज के दौर में अगर मैं पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अगर मैं 2 बात कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि किसी भी सेक्टर में अगर आप किसी मजदूर को मिनिमम वेज से अगर नीचे उनको मजदूरी देके अगर आप काम करवा रहे हैं तो आप उसको मजदूरी नहीं, बंधुआ मजदूरी करवा रहे हैं। ये मैं मानता हूँ। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार आने के समय, जब 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार जब आई, तो उनको जिस परिस्थिति में चाय बागान मिला, चाहे उस समय का चाय बागान का वेजेस आप बोल लीजिए, चाहे उस समय का चाय बागान में गवर्नमेंट का अदर्स जो फैसिलिटीज़, वो सब चीज़ों को आप देखिए, तो एक ही दिन में घर नहीं बनता है। कोई कितना भी आप आदमी लगा लीजिए, कितना भी टेक्निकल चीज़ लगा लीजिए, घर किंतु एक ही दिन में नहीं बनता है। पहले फाउंडेशन होता है, पिलर होता है, उसके बाद में छत होता है, उसके बाद में विभिन्न कमरा का डिज़ाइन होता है। तो 15 साल पहले 67 रुपया 50 पैसा हाजिरा था चाय बागान में पश्चिम बंगाल। आप बोल सकते हैं केरल में, तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ और भी चाय बागान है वहाँ मिनिमम वेज है 500 550 वेजेस है। लेकिन 2015 का स्टेटस आप उन सभी जगहों का आप निकाल कर देखिए, जो उस समय 67 रुपया 50 पैसा बंगाल के चाय बागान का मजदूरी था, तो उन राज्यों का मजदूरी कितना था, ये भी किंतु एक सोचने वाली चीज़ है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं, इसी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया है, जिसमें सभी यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ रखा गया है। और गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि एक चाय बागान के मजदूर का दैनिक जीवन में कितना उनको मिलना चाहिए, वो रिपोर्ट पेश करने के लिए। और दूसरी नंबर बात, मिनिमम वेज होगा और तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही होगा, ये भी बात आप लिख के रखिए। दूसरी नंबर बात, चाय बागान के मजदूर चाहे वो किसी भी जाति और संप्रदाय से हो, राजनीति करनी चाहिए, लेकिन इनका मूलभूत जो अधिकार है उनको सामने रख के राजनीति करना चाहिए। आज यहाँ एक कल्चर था, माने हम लोग बोलते हैं 4 जनरेशन चाय बागान में काम करते हुए यहाँ के माटी में हम लोग दफन हो गए, 4 जनरेशन, लेकिन हमारे नाम पे 2 इंची ज़मीन नहीं था। 2 इंची ज़मीन नहीं। जब तक आपका बागान में काम है तब तक वो क्वार्टर आपका है। जिस दिन आप रिटायर हो गए काम से और आपके काम के बदले में अगर आपका परिवार का कोई भी सदस्य अगर उस काम को नहीं करता है, तो कंपनी आज भी एक नोटिस चाय बागान के मजदूरों को भेजती है। आज धन्यवाद देना चाहिए ममता बनर्जी को, जो चाय बागान के मजदूरों को उनका ज़मीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है, और ये प्रक्रिया पूरे समय से चलेगा। आज कम से कम उनके नाम में एक ज़मीन अलॉट हुआ, वो बागान से में काम करे नहीं करे, कोई उसको उस ज़मीन से बेदखल नहीं कर सकता है।
तो मैं यही बोलता हूँ, राजनीति होनी चाहिए, धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर उठ के राजनीति होनी चाहिए, जहाँ डेवलपमेंट का बात हो, जहाँ रोजगार का बात हो, जहाँ आपसी सद्भाव का बात हो, एक समाज को दूसरे समाज से अलग करके राजनीति करने का बात नहीं हो। आज मुस्लिमों को आप लोग देखिए तो बीजेपी का सब नेता जिहादी, आतंकवादी, हम लोग को तकलीफ नहीं लगता है। हम लोग भी तो बाय बर्थ यहाँ के लोग हैं, हम लोग भी कहीं और से नहीं आए हैं। लेकिन आज देश में एक ऐसा माहौल कर दिया गया 80-20। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं शमशान और कब्रिस्तान। इस बार अगर 2024 का प्रधानमंत्री का भाषण उठा के देखिए ना, जाति का राजनीति कौन करता है। अपने भाषण में कहा है जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमान हिंदुओं का बीबी का गले का मंगलसूत्र लूट के ले जाएगी, ग्वाली घर से गाय बछड़ा खोल कर ले जाएगी, आपकी ज़मीन लूट लेगी। ये एक देश का प्रधानमंत्री का भाषा होना चाहिए। अरे इतिहास जानना है तो बीजेपी के नेताओं को आज़ादी से 2014 से पहले का इतिहास जानना पड़ेगा, 2047 से पहले का इतिहास जानना पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी का क्या इतिहास था उस समय, बीजेपी देश की आज़ादी की लड़ाई में कितना योगदान था बीजेपी का, ये चीज़ जानना पड़ेगा लोगों को। आज जो इतिहास बीजेपी भारतवर्ष में पढ़ाना चाह रही है, ये इतिहास नहीं है भारतवर्ष का। अगर आज की तरह अगर हिंदू मुसलमान बटा रहता तो देश आज भी आज़ाद नहीं होता, आज भी आज़ाद नहीं होता देश। इस देश को आज़ाद कराने में किसी एक समुदाय का सिर्फ हाथ नहीं है। इस देश में रहने वाले सभी जाति, सभी समुदाय, चाहे वो गोरखा हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय के लोग हैं, उस समय देश में सांप्रदायिकता का जहर नहीं था, इसलिए ये देश आज़ाद हुआ। इतिहास जानना पड़ेगा। आज फिर देखिए, उस समय में ये लोग हिंदू महासभा आरएसएस करते थे। 52 साल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, 52 साल नागपुर में आरएसएस का कार्यालय, 52 साल उस आरएसएस के कार्यालय में इन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया। 3 लड़कों ने जब उस कार्यालय में तिरंगा झंडा जब फहरा दिया तो उनके नाम में एफआईआर करने वाली पार्टी है ये। देश के लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे और उस समय ये बीजेपी के पहले के, जिनको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, अंग्रेजों का मुखबिरी कर रहे थे, 60 रुपये महीने का पेंशन ले रहे थे। इतिहास देखिए ना, पढ़िए ना इतिहास। भारतवर्ष का इतिहास 2014 के बाद में नहीं हुआ है। भारतवर्ष का इतिहास 2014 के बाद में भारतवर्ष का निर्माण नहीं हुआ है। सदियों लगा है इस भारतवर्ष को निर्माण करने में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा और बोलना चाहूँगा कि बीजेपी अगर अच्छा चीज़ के ऊपर में राजनीति कर रही है, बीजेपी का सरकार आने के बाद में 2014 से लेकर 2026 तक चाय बागानों के लिए अगर बहुत ज़्यादा काम किया हो, या किसी भी देश के किसी भी डेवलपमेंट के बारे में अगर बीजेपी का विगत सरकार से अगर ज़्यादा योगदान है, तो मैं खुला चुनौती देता हूँ, खुला चुनौती आपके इस चैनल के माध्यम से। चाहे मैंने 2 दिन पहले मेला मीटिंग में मैंने जो बात कही, उस बात के संदर्भ में, उस बात का मेरे कहने का तात्पर्य को लेकर डिबेट कर ले, या फिर 2014 से लेके 2026 तक 12 साल का बीजेपी का दिल्ली का सरकार, या विभिन्न जगहों में जो बीजेपी का सरकार है वहाँ डेवलपमेंट का कितना काम हो रहा है, कितना स्कीम चल रहा है, उस विषय में लेके मुझसे डिबेट कर ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाऊंगा। ये घटिया राजनीति जो पूरा क्लिप को, पूरा वीडियो में से सिर्फ एक अंश निकाल कर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। चलिए ना, इसी मुद्दा पर डिबेट हो जाए। मैं तो आपको भी पता है, बार बार बोलता हूँ ना, आटा ब्लॉक का बीजेपी के लीडर लोग को, अगर आप में सच्चाई है, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आइए ना, ओपन डिबेट हो जाए। आपके गवर्नमेंट का पॉलिसी जो आपका तो 21 राज्य में गवर्नमेंट है, वो 21 राज्य का पॉलिसी, उस 21 राज्य में आपका डेवलपमेंट का योजना एक तरफ, और पश्चिम बंगाल में विगत 2011 से लेकर 26 तक का योजना एक तरफ। आइए, जनता को डिसीजन करने दीजिए, लेकिन इस तरीके से भ्रम मत फैलाइए। मैं नेपाली विरोधी नहीं, मैंने बोला मेरी माँ नेपाली और मेरा पूरा माँ का खानदान इस द्वास तराई में है। और जो लोग, एक शंकर छेत्री नाम का एक भाई को देखा मैंने, जो वो क्लिप को शेयर किया है, उनसे जाकर पूछिएगा मेरा उनके साथ में क्या रिलेशन है। उसकी दीदी सुषमा नाम है, मेरा अपना मौसी, एक माँ बाप से जन्मा हुआ मेरी माँ और उसकी दीदी की शादी जिस लड़के के साथ हुई है,
वो मेरा बड़ी मौसी का अपना लड़का है, नेपाली है, उसका नाम है विकास छेत्री। मैंने कभी, मेरा फेसबुक में मुझको लेकर बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं कभी भी किसी भी कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूँ। मैं राजनीति मुद्दा के ऊपर करना चाहता हूँ, मुद्दा के ऊपर। अगर बीजेपी अच्छा मुद्दा लेकर देश में आती, अच्छा मुद्दा लेकर राजनीति करती, अटल बिहारी वाजपेयी का भी तो हम लोगों ने सरकार देखा है। तो बीजेपी का देश का एक मुस्लिम अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध नहीं करता। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम लोग जब उनका नाम लेते हैं तो श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं। क्यों? उनका नीति था देश पहले, देश पहले, देश के लोग पहले। जो भारतवर्ष में है सभी भारतवासी है, कोई किसी धर्म का उस समय में प्रचार नहीं होता था, वो भी हम लोग देखें। उनके टाइम में एक मुसलमान देश का राष्ट्रपति बना, एपीजे अब्दुल कलाम। मुसलमान वो था हैदर, वीर हैदर, कितना अशफाकुल्लाह खान, कितना नाम लीजिएगा। लेकिन बीजेपी का अपना आइडल का एक भी आदमी का नाम बता दे जो देश का लड़ाई में शहीद हुआ हो। चैलेंज है मेरा। तो जाति का राजनीति, संप्रदाय का राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मेरे दिए गए बयानों से किसी भी जाति समुदाय के भावनाओं को अगर ठेस पहुँचा है तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन जो बात मैंने कही इसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो सिर्फ उस क्लिप को देखकर मुझको जज कर रहे हैं कि मैं नेपाली विरोधी हूं, तो मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि इस सिर्फ उस क्लिप को देख के जज मत कीजिए। पूरा वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए और मैंने किस संदर्भ में ये बात कही है, आप लोग को खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। तो धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज़ाद अंसारी जी हमारे साथ में थे। तो कई सारे ऐसे बातें भी जो होती है, जो अभी हाल फिलहाल चुनाव के माहौल में, सारी बातें आप लोगों के बीच में भी हम रखने वाले हैं। ऐसे ही हमारे साथ में आप लोग भी जुड़े रहे और चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।